डियर स्टूडेंट, नमस्कार। हमने पूर्व वीडियो में बीए पार्ट द्वितीय भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के संबंध में समानता के अधिकार का अध्ययन किया था। आज हम समानता से आगे बढ़ते हुए मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत जो 6 मौलिक अधिकार हैं, प्रथम समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये 6 मौलिक अधिकार हैं संविधान के अंतर्गत। उसमें से आज हम दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 यानी 4 मौलिक अधिकार मोटे तौर पर इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में भारत के नागरिकों को 4 मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें जो सबसे पहला 19वां अनुच्छेद है, उस 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। 19वां अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में सबसे अधिक विस्तृत अनुच्छेद है। बहुत सारी व्यवस्थाएं इस अनुच्छेद में की गई हैं और बहुत ही लंबा अनुच्छेद है। मौलिक अधिकारों में सबसे जो लंबा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 19 है। अब देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें नागरिकों को ये निम्न प्रकार की 6 स्वतंत्रताएं हैं। प्रथम, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1) के अंदर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है, वो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दी गई है। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकता है और अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं। अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, संकेत के माध्यम से या किसी भी तरह से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों को अवगत करवा सकता है, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में कहां पर दी गई है? तो प्रत्यक्ष तौर पे प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है, परंतु प्रेस की स्वतंत्रता है वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शामिल है। क्योंकि प्रेस जो है, समाचार पत्र जो है, वो विचार अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन के तौर पे कार्य करते हैं, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता है वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शामिल है। इसके अलावा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना का अधिकार है, वो भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शामिल है। भारत के संविधान में जो सूचना का अधिकार है, ये 12 अक्टूबर 2005 को शामिल किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार को शामिल किया गया और 26 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक अब किसी भी सरकारी विभाग से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, जानकारियां प्राप्त कर सकता है, और ये अधिकार भारत के नागरिकों को 12 अक्टूबर 2005 को दिया गया और 26 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई और इसके अंदर एक सूचना आयोग को नियुक्त किया गया और जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत, जो लगभग 30 दिन की तय की गई है, उस अवधि के अंदर
नागरिक जो सूचना किसी भी प्रशासन से, किसी विभाग से यदि वो चाहते हैं तो उनको सूचना दी जाए। सूचना का जो अधिकार संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में अप्रत्यक्ष तौर पे हमें जो दिया गया है, इसके द्वारा प्रशासन के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत के नागरिकों को शासन में पारदर्शिता और शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार है, वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 के अंदर विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। और इसी विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना का अधिकार भी भारत के नागरिकों को दिया गया है 12 अक्टूबर 2005 को। और सूचना के अधिकार का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है, ताकि लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप या लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप भारत की राज्य व्यवस्था का संचालन हो और नागरिकों की हर विभाग के प्रति जो जानकारियां हैं, जो आवश्यक सूचनाएं हैं, वो उनको मिल सके। अब देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही 1988 के अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक आदेश दिया था कि दूरदर्शन के अंतर्गत दूरदर्शन के ऊपर जो साक्षात्कार या जो बातचीत के जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, उनमें मनमाने तरीके से काट छांट नहीं की जा सकती। यानी दूरदर्शन के ऊपर भी सूचना प्रसारित करने का जो अधिकार है, वो विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। ये बात जून 1988 के अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ये आदेश दिया था कि इस दूरदर्शन के ऊपर किसी भी प्रकार का साक्षात्कार, किसी भी प्रकार का बातचीत की कटिंग है या उसमें काट छाट है, वो असंवैधानिक है, वो गलत है। तो इस प्रकार से ये सूचना विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। परंतु संविधान के अंतर्गत विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बहुत सारे बंधन भी लगाए गए हैं। जैसे कि ये जो बंधन लगाए गए हैं, उनके अंदर कौन कौन से बंधन है? यानी सरकार व्यवस्था बनाए रखने के लिए या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्य की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य की संप्रभुता के लिए विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। और वो कौन कौन से आधार है जिसके आधार पे सूचना के अधिकार, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाए गए हैं? राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार और शिष्टाचार, एवं शिष्टाचार, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना, देश की एकता अखंडता, व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। अब देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उसके ऊपर निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सदाचार और शिष्टाचार के लिए, मानहानि के लिए, अपराध के लिए उत्तेजित करना और देश की एकता अखंडता को यदि कोई खतरा है या एक और आधार है न्यायालय की अवमानना, इन आधारों पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो निरपेक्ष स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के अंदर विचार अभिव्यक्ति में नहीं दी गई है।
बहुत सारे उसके ऊपर प्रतिबंध भी आरोपित किए गए। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो अगली जो स्वतंत्रता है, विचार वैयक्तिक स्वतंत्रता के आगे जो अगली स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19(1) के अंदर वो है निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी इस अनुच्छेद के अंतर्गत निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। यानी भारत का कोई भी नागरिक बिना अस्त्रों शस्त्रों के और शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी सम्मेलन या कोई भी सभा कर सकता है। कोई भी नागरिक है या नागरिकों का कोई भी वर्ग है वो बिना अस्त्र शस्त्रों के और शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी सभा या सम्मेलन कर सकता है। ये आजादी अनुच्छेद 19(1) के आधार पर नागरिकों को दी गई है। परंतु इसके ऊपर भी राज्य है वो लोक व्यवस्था के लिए, सदाचार के लिए, शिष्टाचार के लिए, अपराध निर्णय करने वाले कारणों के आधार पर इसके ऊपर भी राज्य है वो आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। तो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है कि बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण ढंग से हम किसी भी सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। फिर अगली जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) के अंदर जो अगली जो स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को दी गई है वो कोई भी संगठन का गठन करने की स्वतंत्रता, संगठन का गठन करने की स्वतंत्रता। यानी भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का कोई संगठन बना सकता है, किसी भी प्रकार का कोई संगठन बना सकता है। जैसे कि राजनीतिक दलों का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ही किया जा सकता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को संगम बनाने का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। परंतु संगठन निर्माण करने का जो अधिकार दिया गया है इसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और संविधान के अंतर्गत ये कहा गया है कि सैनिकों को और जारकर्म करने वालों को कोई भी संगठन बनाने का अधिकार नहीं होगा। सैनिकों को और जारकर्म यानी वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों को अपना संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा इस अधिकार के ऊपर भी राज्य आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। हम राज्य की आवश्यक समझे, उचित समझे तो यथोचित आधार पे, आवश्यक कारणों के आधार पे, यथासंगत तर्क के आधार पे, औचित्य के आधार पे संगठन निर्माण की स्वतंत्रता के ऊपर भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। सैनिकों और जारकर्म करने वालों को संगठन निर्माण का अधिकार संविधान के अंतर्गत नहीं दिया गया। अब जो अगली स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वो है भारत राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, संचरण या भ्रमण की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 19(1) के अंदर कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अबाध रूप से बिना किसी रोक टोक के पूरे भारत में कहीं पर भी भ्रमण करने की आजादी है, घूमने फिरने की आजादी होगी। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी पूरे राष्ट्र के अंतर्गत भ्रमण कर सकता है। परंतु इस स्वतंत्रता के ऊपर राज्य है वो जनहित में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों के आधार पर भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता के ऊपर भी राज्य है वो प्रतिबंध लगा सकता है। अगली जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंदर 19(1) अड़े के अंदर इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है वह भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी निवास की स्वतंत्रता,
निवास की स्वतंत्रता, यानी आप पूरे भारत में कहीं पर भी आपकी इच्छा के अनुसार आप निवास कर सकते हो, पूरे भारत में आप कहीं पर भी रह सकते हो, यानी इसमें आवास की आजादी दी गई है। परंतु ये अधिकार जम्मू कश्मीर के अंतर्गत प्राप्त नहीं था, परंतु जब अनुच्छेद 370 हटा दिया तो अब भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी निवास कर सकता है। परंतु राज्य इस स्वतंत्रता के ऊपर भी जनहित के आधार पे, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों के आधार पे प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक संपत्ति की स्वतंत्रता का भी जिक्र किया गया था मूल संविधान में, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, उस स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का जब मूल अधिकार हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, उसी समय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसको भी समाप्त कर दी गई। अब जो अगला जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत वो है कोई भी व्यापार वृत्ति या आजीविका का अधिकार, यानी भारत के नागरिकों को अपनी सुविधा अनुसार या अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यापार करने का अधिकार होगा, कोई भी वृत्ति व्यवसाय का अधिकार होगा और किसी भी प्रकार से अपनी आजीविका कमाने का अधिकार होगा। परंतु राज्य है वो कुछ व्यवसायों के लिए कुछ विशेष प्रकार के नियम बना सकता है, कुछ विशेष योग्यता निर्धारित कर सकता है, और कुछ व्यापार है वो अपने हाथों में केंद्रित भी कर सकता है, या राज्य को अन्य यथोचित आधारों पर इस स्वतंत्रता के ऊपर भी राज्य है वो प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को 6 स्वतंत्रता दी गई है। प्रथम, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता, कोई निरायुध अस्त्र शस्त्रों रहित और शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत किसी भी संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता। अगली जो स्वतंत्रता है वो भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। और अंतिम, कोई भी व्यापार वृत्ति या आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को दी गई है। परंतु इन स्वतंत्रताओं के ऊपर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना या भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के आधार पर इन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और प्रतिबंध संसद के द्वारा लगाया जाएगा। और इस बात की जांच न्यायालय कर सकता है कि जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके यथोचित कारण है या नहीं। इस प्रकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को व्यापक स्वतंत्रता दी गई है, परंतु उन स्वतंत्रताओं के ऊपर लोक मर्यादाओं के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। किसी भी सभ्य समाज के अंतर्गत नागरिकों को निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। अब हम अनुच्छेद 20 का अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं की गई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं वो बंदी की अवस्था में बंदीकरण के संबंध में स्वतंत्रता, बंदीकरण के संबंध में स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है कि एक व्यक्ति के जब बंदी बना लिया जाता है और उसको बंदी करने के जो आधार है उसमें उनको क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है। तो इसके अंदर अनुच्छेद 20(1) के अंदर कहा गया है किसी व्यक्ति को उस समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता,
नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, किसी कानून का उल्लंघन न किया। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत यानी किसी व्यक्ति को उस समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, और उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जो उस अपराध के लिए उस समय दिया जा सकता था। एक तो आजादी इसके अंदर ये दी गई है कि व्यक्ति को उसी समय गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने जो अपराध किया है और वो अपराध जिस टाइम उसने किया है उस टाइम वो कार्य अपराध की श्रेणी में था, तभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी व्यक्ति ने यदि आज कोई कार्य किया है, कुछ गलत कर दिया है और यदि आज वो कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है, तो आगे किसी तारीख के अंदर यदि उस कार्य को अपराध की श्रेणी में मान लिया जाता है तो उस व्यक्ति को पीछे के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी व्यक्ति को उसी समय गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन किया हो। दूसरा इसके अंदर अधिकार दिया गया है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है अनुच्छेद 20(2) के द्वारा। यानी कोई किसी व्यक्ति को यदि एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार दंड दिया जाएगा, उस अपराध के लिए बार बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता। परंतु इस संबंध में ये ध्यान रखने लायक है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध अलग से विभागीय कार्रवाई है वो की जा सकती है। फिर अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत यह कहा गया है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति है वो अपने विरुद्ध गवाही दे, इसलिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत बंदीकरण के संबंध में व्यक्तियों को 3 अधिकार दिए गए हैं। प्रथम, किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब उसने अपराध के समय किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, और उस व्यक्ति को उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती जो उस समय उसने जो अपराध किया था उस अपराध के आधार पर उसे जो दी जा सकती थी। दूसरा, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। और तीसरा, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं। बंदीकरण के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार थे। फिर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 में दैहिक एवं प्राणों की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दी गई। दैहिक और प्राणों की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 में दूसरा इसका नाम है जीवन का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार नागरिकों को दिया गया। अनुच्छेद 21 में कहा गया है किसी व्यक्ति को
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 है वो बहुत ही व्यापक अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग आदेशों के आधार पर बहुत सारे अधिकार इसके अंतर्गत न्यायालय ने शामिल किए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अन्य जो अधिकार है वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वच्छ जल और वायु का अधिकार, वायु का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, नींद का अधिकार, नींद का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बहुत सारे अधिकारों को शामिल किया गया है। यानी व्यक्ति के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए, व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए, व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए अन्य जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन सब सुविधाओं को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंदर शामिल किया गया है। जैसे कि व्यक्तियों को स्वच्छ जल का अधिकार है, स्वस्थ वायु का अधिकार है, लोगों को शिक्षा का अधिकार है, लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, बंदीकरण की अवस्था में उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार न किया जाए उसके संबंध में अधिकार है, व्यक्तियों को नींद का अधिकार दिया गया है, विदेश में भ्रमण का अधिकार दिया गया है और व्यक्तियों को अपनी आजीविका प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यानी विभिन्न प्रकार के अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेशों के द्वारा दिए हैं और ये अधिकार बहुत ही व्यापक अधिकार है अनुच्छेद 21 का अधिकार। इस संबंध में एक बात ये भी ध्यान में रखने लायक है कि अनुच्छेद 21 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद ये व्यवस्था कर दी गई है कि जीवन के अधिकार को या प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को जब देश के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो उस समय भी इस अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद ये व्यवस्था कर दी गई है कि व्यक्ति को आपातकाल के समय भी जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और वो इसकी रक्षा के लिए न्यायालय की शरण दे सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत एक और अधिकार न्यायालय के द्वारा जोड़ा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार जो न्यायालय ने जोड़ा है वो अधिकार है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य विवाद। एक विवाद आया था न्यायालय के सामने, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। इस विवाद के अंतर्गत, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य विवाद के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जोड़ दिया। शिक्षा का अधिकार कहां जोड़ा है इसको? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। और कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जोड़ा है और ये कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क आधार पर प्राप्त करने का अधिकार होगा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दे दिया गया है कि वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राप्त होगा। और इसके साथ एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है कि प्रत्येक अभिभावक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में अनिवार्य तौर पर प्राथमिक शिक्षा दिलवाएगा या दिलवाने की कोशिश करेगा। तो शिक्षा का अधिकार भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल
यह फैसला या निर्णय न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य विवाद में दिया था। अब हम देखते हैं अगला अधिकार, गिरफ्तारी की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी की अवस्था में संरक्षण। गिरफ्तारी की अवस्था में संरक्षण कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 22। इसके अंतर्गत के नागरिकों को 3 अधिकार दिए गए हैं। प्रथम, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। दूसरा, वकील से परामर्श करने का अधिकार। परामर्श करने का अधिकार। और तीसरा अधिकार दिया गया है निकटतम 24 घंटे में, निकटतम न्यायाधीश के सामने, निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित होने का अधिकार। उपस्थित होने का अधिकार। यानी अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी की अवस्था में व्यक्तियों को 3 अधिकार देता है। पहला अधिकार है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकार है कि उसको किन कारणों के लिए या किन कारणों के आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी अगर कोई पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करता है तो उसे अपनी गिरफ्तारी के कारणों का जानने का अधिकार। दूसरा है अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अपने बचाव के लिए वकील से परामर्श करने का या सलाह करने का उसको अधिकार है। यानी वकील की सलाह या सहायता उसे प्राप्त होगी। इस बात को सुनिश्चित अनुच्छेद 20(2) करता है। और अनुच्छेद 22(3) के अंतर्गत ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा 24 घंटे के अंदर निकटतम जो न्यायाधीश है या निकटतम जो न्यायालय है उसके सामने